बेकसूर होते हुए कसूरवार साबित करने के लिए पुलिस ने पूरी हदें पार की, लेकिन एक बेकसूर जो अंदर जेलों में सड़ रहा है उसे बचाने के लिए पुलिस वो काम नहीं करती। क्राइम पेट्रोल में जो आप देखते हो इस तरह के जो एपिसोड आते हैं वो कोई इक्का दुक्का एपिसोड होंगे, वो फिल्में है, स्टोरी है, नाटक है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई वो है जो मैं आप, ताकि हमारे करप्ट सिस्टम के बारे में, हमारे जीरो सिस्टम के बारे में, हमारे बकवास सिस्टम के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारे देश के कानून के बारे में, हमारे देश की पुलिस के बारे में सबको पता लग सके कि किस तरह से आम लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और उन्हें न्याय कब मिलेगा। ये उन्हें छोड़िए, जिसने न्याय देना उसे, उन्हें थाने ले गए, जाकर बताया गया कि जिस व्यापारी के पास आप काम करते थे उस व्यापारी ने शिकायत दी है कि आपने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है। वो बेटी शायद 12-13 साल 14 साल की थी। तो आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में पर्चा दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऐसा ही एक पॉक्सो का केस मेरे खिलाफ भी दर्ज किया था करनाल पुलिस ने। झूठा था, सभी को पता है, ऐसा ही झूठा जैसा ही। जो उसकी पत्नी थी वो काफ़ी डर गई थी। रात को जब वो सोए तो उसकी पत्नी ने दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इस वजह से जो ये लड़का है, इसके फादर है, इसके मदर है, इसका भाई है, इसकी भाभी है, इसकी बहन है और इसका जीजा है, इन सब ने हमारी बेटी को मिलकर फांसी पर टांग दिया है। समझ रहे हैं आप केस क्या था? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इंसान के साथ इस धरती पर, इस समाज में यदि कुछ भी होता है तो वो उससे बहुत कुछ सीख भी सकता है, सीखता भी है। आपने भी बहुत सीखा होगा, मैं तो रोज़ सीखता हूँ। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन जो मैंने कभी सोचा नहीं था, सोचा तो था लेकिन इस तरह से होगा ये नहीं सोचा था, जब मुझे अलग अलग मामलों में करनाल की जेल के अंदर रखा गया। तो जेल में जाकर मेरा समय बहुत मुश्किल से बीतता था। वहाँ पर लगभग 2450 के आसपास जो कैदी थे, हवालाती थे, वो थे। कैदी बोला जाता है जिन लोगों को सज़ा हो जाती है, और हवालाती बोला जाता है जो अंडर ट्रायल केसेस होते हैं, यानी जिनमें सज़ा नहीं होती, कोर्ट में केस चल रहा होता है, कुछ मामलों में ज़मानत हो जाती है। जो ज़मानत से पहले लोग वहाँ पर रहते हैं उनको हवालाती कहा जाता है। जब मैं वहाँ पर लोगों से मिलता था तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे जिनसे मैं पूछता था कि आपने क्या किया हुआ है, आप क्यों जेल के अंदर हैं। तो वो मुझे बताते थे कि हम इस वजह से हैं। तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेंजर करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर ये बताइए कि कितने लोग अंदर ऐसे हैं जिनको सज़ा हुई होती है, जिन्होंने क्राइम किया होता है, कितने लोग ऐसे जो बेकसूर होते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया करनाल जेल के अंदर, जो लोगों से बातचीत की, लोगों से मुझे पता लगा, जिनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, मुझे लगता है कि लगभग 60-65-70% लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कसूर के या कम कसूर के जेल के अंदर हैं। मैं आज 2 मामलों की बात करना चाहूँगा, बहुत ही गंभीर मामले हैं, जिसमें पहला मामला है रेप का और दूसरा मामला है दहेज का। कैसे इन 2 मामलों ने, जो कि दोनों मामले जो लोग अंदर थे उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों मामले पूरी तरह से झूठे हैं, लेकिन हमें जेल में रहना पड़ रहा है, जेल में हमें सज़ा काटनी पड़ रही है और हमारी ज़मानत भी नहीं हो रही। वो लोग बर्बाद हो चुके हैं, परिवार ख़त्म हो चुका है, रिश्तेदार कोई मिलने नहीं आता, भाई भी दूर हो चुका है। यानी मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। वहाँ पर एक शख्स थे जो कि मुसलमान थे, रहने वाले यूपी के थे। उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से कोई 55-60 साल की उम्र होनी चाहिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो मुझे रोज़ मिला करते थे, बहुत छोटी सी हाइट थी, यहाँ परना टांगा करते थे, और जो जेल के अंदर जिन लोगों को काम मिलता है वो उसमें काम करते थे। वहाँ फैक्ट्री थी एक, वहाँ पर काम करते थे। मैं उन्हें रोज़ देखता था कि वो आते हैं, अपना शांति से काम कर कर चले जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा कि ये किस आरोप में जेल में बंद है, क्या किया इन्होंने। उन्होंने कहा आप पत्रकार हो, आप पूछो, आप हमें बताना कि इनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। तो मैंने उनसे बात की एक दिन, मैंने कहा अंकल मुझे आपसे बात करनी है। बिहारी थे, मुसलमान थे, बिहारी थे, वो बिहार के रहने वाले थे। तो उन्होंने
मुझे बोला हाँ बेटा बताओ। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ, आप रोज़ सुबह आते हो, काम कर कर चले जाते हो, आपने क्या किया है, भी किस लिए सज़ा काट रहे हो आप। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे पूछा, सीधे पूछा, कहने लगे आप पत्रकार जी हो। मैंने उनको बताया हाँ मैं पत्रकार हूँ, आप मुझे जानते हो। वो बोले हाँ मुझे आपके बारे में पता लगा कि आप ऐसे ऐसे किसी केस में आए हो और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आप जल्दी यहाँ से चले जाओगे। मैंने कहा नहीं अंकल मुझे ये बताओ आप यहाँ पर क्यों बंद हो। अंकल ने जब मुझे अपना केस बताया तो यानी मुझे पीड़ा हो रही थी। वो ये वैसा ही एक केस था जिन केसों की मैं रिपोर्टिंग किया करता था। अंकल एक दुकान पर काम किया करते थे, एक व्यापारी के पास काम किया करते थे, और जो व्यापारी था वो उनकी जो तनख्वाह थी, जैसे 4, 5, 6 महीने 8 महीने हो गए, थोड़े पैसे दे देता था, थोड़े पैसे नहीं देता था। तो एक दिन अंकल ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भैया तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूँगा, मेरा घर नहीं चल रहा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है, दिन त्यौहार आते हैं, मुझे सैलरी चाहिए मेरी। अगर आप मुझे मेरी सैलरी नहीं दोगे तो मैं आपके यहाँ पर काम नहीं करूँगा और आपकी शिकायत करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। 3 दिन के बाद पुलिस आती है उनके पास, उनको कहती है कि आपके खिलाफ़ एक FIR दर्ज है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने बोला मेरी FIR मैंने क्या किया है। वो कहने लगे थाने चलो फिर बताएंगे। उन्हें थाने ले गए, जाकर बताया गया कि जिस व्यापारी के पास आप काम करते थे उस व्यापारी ने शिकायत दी है कि आपने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है। वो बेटी शायद 12-13 साल 14 साल की थी। तो आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में पर्चा दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ऐसा ही एक पॉक्सो का केस मेरे खिलाफ भी दर्ज किया था करनाल पुलिस ने। झूठा था, सभी को पता है, ऐसा ही झूठा जैसा इन अंकल के साथ हुआ। पुलिस ने दोस्तों उस मामले की कोई जांच नहीं की, न्याय दिलवाने के लिए कुछ नहीं किया। वो ट्रायल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जेल में वो रहे और लास्ट में उन्हें 20 साल की सज़ा हो गई, शायद 25 साल की, मुझे जो याद है 20 या 25 साल की सज़ा हुई थी। तो अंकल ने बताया कि बेटा मैंने कहा अंकल फिर आपसे कोई मिलने आता है घर से। कहने लगे बेटा मुझसे कौन मिलने आएगा, मेरे बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। मेरे परिवार शुरू में आता था, धीरे धीरे सब मुझसे टूट गए, कट गए। और अंकल के साथ इस तरह का केस हुआ। दूसरा केस है दोस्तों दहेज का। दहेज का एक केस मैं आपको बताऊं तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक लड़का था अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि कसरत किया करता था। तो वो मुझे रोज़ मिलता था, हाय हेलो होनी, उसने कहना और उपल जी कैसे हो आप, आपके केस के बारे में पता लगा। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैं कहा भैया आप कैसे यहाँ पर हो। तो उन्होंने कहा कि बस आप जैसे ही केस है। मैंने कहा क्या किसी महिला ने केस दर्ज करवाया। कहने लगे नहीं मेरा केस बहुत अजीब है। मैंने कहा क्या केस है आपका। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दहेज हत्या का केस है। दहेज हत्या का मतलब कि उनकी जो पत्नी थी उनसे दहेज मांगा गया और उनकी हत्या की गई, ये केस था उनके ऊपर। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या काम करते थे। उसने कहा मैं पुलिस में था। मैंने कहा पुलिस में थे तो आपके खिलाफ भी ऐसे हो गया। कहने लगे पुलिस बहुत नाजायज़ करती है। मैंने कहा आपका क्या केस था। उनका केस सुनिए, उनका केस सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। भाई साहब की शादी हुई थी। शादी हुई तो कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन उन्हें शक हुआ कि उनकी जो वाइफ है वो किसी और शख्स से बात करती है, प्यार करती है। शायद शादी से पहले का वो अफेयर था। तो उन्होंने जब उन्हें अपनी वाइफ को इस तरह से बात करते देखा तो दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाकर बताऊंगा कि तुम ये कुछ कर रही हो यहाँ पर, और तुम्हारा जो फ़ोन है अब मैं तुम्हें फ़ोन नहीं इस्तेमाल करने दूंगा क्योंकि हमारे परिवार में ये प्रथा नहीं है। जो उसकी पत्नी थी वो काफ़ी डर गई थी। रात को जब वो सोए तो उसकी पत्नी ने दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और वो जो लड़की थी उसके जो पेरेंट्स थे उसने पुलिस में कंप्लेंट दी कि जो हमारा दामाद है वो हमसे दहेज मांगा करता था, गाड़ी मांगता था, पैसे मांगता था, हम देते नहीं थे, इसलिए ये हमारी बेटी को परेशान करता था, तंग करता था। इस वजह से जो ये लड़का है
इसके फादर है, इसके मदर है, इसका भाई है, इसकी भाभी है, इसकी बहन है और इसका जीजा है। इन सब ने हमारी बेटी को मिलकर फांसी पर टांग दिया है। समझ रहे हैं आप? केस क्या था, केस क्या बन गया? पुलिस ने भी इस मामले की कोई ढंग से जांच नहीं की। परिवार के 7-8 लोग जेल के अंदर बंद हैं। आज उन्हें 1.5-2 साल हो चुके हैं। आप याद करिए, सोचिए, समझिए कि पूरा परिवार, नौकरी खत्म, घर पे ताला लगा हुआ है, पैरवी करने के लिए कोई नहीं है, रिश्तेदार टूट चुके हैं, उनको लगता है कि इनको सजा हो जाएगी, इन्होंने हमारे किसी काम नहीं आना, दोस्त किनारा कर चुके हैं। आप सोचिए कि परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए लोगों को, वकीलों को मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। वो सोचते हैं किसी तरीके से हमारा पीछा छूट जाए, किसी तरीके से हम जेल ना जाएं, किसी तरीके से हम सजा से बच जाएं। जो कसूर लोगों ने नहीं किया, उस कसूर की सजा लोग जेलों के अंदर काट रहे हैं। और हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ने तो पुलिस की जो रिप्रेजेंट किए हुए पेपर है, प्रेजेंट किए हुए सबूत है, उसके ऊपर सजा सुनानी है। और पुलिस भी इस मामले में बहुत ही ज्यादा बायस्ड होकर काम करती है। कारण मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जिस पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो आम लोगों को, आम पब्लिक को न्याय दिलवाए, उस पुलिस की वजह से कितने ही लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक एक कर कर जो केस मुझे याद आता जाएगा, मुझे उनकी स्टोरी याद आती जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जेल के अंदर इतनी दिक्कत है, इतना दर्द है कि आपके सुनने वाला कोई नहीं है। आपका वकील अपने हिसाब से काम कर रहा है, रिश्तेदार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, फोन करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, पैसे का कोई जरिया नहीं है, बिजनेस बंद हो गए, नौकरी छूट गई, घर पे ताला लग गया, कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी पर नजर गाड़ के बैठ जाता है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई बहन ऐसी होती है, वो सोचते हैं कि ये तो अंदर चला गया, मैं कम से कम इसकी प्रॉपर्टी पे, इस पे पैसे पे, इसके सोने के ऊपर, इसके जो जेवर है उसके ऊपर कब्जा कर लूं। इस तरह से जो स्थिति है वो बन जाती है और परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। ये जेल की कहानी है। जो लोग जानना चाहते थे कि कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत है, ये उनके लिए वीडियो था। और इस वीडियो को बाकियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लग सके कि कैसे हमारे सिस्टम ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने इस सिस्टम की जड़ें खोद कर रख दी हैं। पुलिस ऐसे ऐसे कामों में, मेरे जैसे केसों में पुलिस 6-6 महीने तक काम करती है और लोगों के लिए एक दिन तक काम नहीं होता। मुझे बेकसूर, यानी कि बेकसूर होते हुए कसूरवार साबित करने के लिए पुलिस ने पूरी हदें पार की, लेकिन एक बेकसूर जो अंदर जेलों में सड़ रहा है, उसे बचाने के लिए पुलिस वो काम नहीं करती। क्राइम पेट्रोल में जो आप देखते हो, इस तरह के जो एपिसोड आते हैं, वो कोई इक्का दुक्का एपिसोड होंगे। वो फिल्में है, स्टोरी है, नाटक है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिएगा ताकि हमारे करप्ट सिस्टम के बारे में, हमारे जीरो सिस्टम के बारे में, हमारे बकवास सिस्टम के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारे देश के कानून के बारे में, हमारे देश की पुलिस के बारे में सबको पता लग सके कि किस तरह से आम लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और उन्हें न्याय कब मिलेगा, ये उन्हें छोड़िए, जिसने न्याय देना उसे भी नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।